नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रदेश भाजपा नेताओं की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। संगठन मजबूत करने पर खासा फोकस रहा इस बैठक में और विधानसभा उपचुनाव रहा पूरी मीटिंग में बड़ा मुद्दा। फिलहाल उपचुनाव में भाजपा की जीत ही सबसे बड़ा एजेंडा है। फरवरी में चुनाव तारीखों की घोषणा हो जाएगी और फरवरी के अंत में जेपी नड्डा करेंगे प्रदेश दौरा। वहीं उपचुनाव प्रत्याशियों के नाम भी चर्चा के बाद जल्द घोषित किए जाएंगे। तो बेहद अहम बैठक रही है प्रदेश भाजपा नेताओं की। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक थी। संगठन मजबूत करने पर पूरी तरह से फोकस रहा इस बैठक में कि किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए। विधानसभा उपचुनाव मीटिंग में बड़ा मुद्दा रहा है। फिलहाल उपचुनाव में भाजपा की जीत ही सबसे बड़ा एजेंडा है। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुनर्गठन को लेकर मतभेद देखने को मिला। वेद प्रकाश सोलंकी का आया कार्यकारिणी पर चौंकाने वाला बयान। पायलट कैंप के विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी। सोलंकी को बनाया गया है पीसीसी महासचिव, लेकिन अपनी नियुक्ति को लेकर सोलंकी की दो टूक उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा कि विधायकों को नहीं थी कार्यकारिणी में शामिल करने की जरूरत। किसी पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं निभाऊंगा इसे ईमानदारी से। आलाकमान कहेगा तो कार्यकर्ताओं के लिए पद छोड़ने को भी तैयार हूं। तो ये बड़ा बयान यहाँ आया है वेद सोलंकी का। कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, लेकिन इस बीच वेद प्रकाश सोलंकी ने कार्यकारिणी पर चौंकाने वाला ये बयान दिया है। पायलट कैंप के विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी। सोलंकी को पीसीसी महासचिव बनाया गया, लेकिन अपनी नियुक्ति को लेकर सोलंकी ने दो टूक बात कही है। सीधे तौर पर कहना यह कि विधायकों को कार्यकारिणी में शामिल करने की जरूरत ही नहीं थी। अज्ञात भय। जी हां, पायलट कैंप के पुराने 19 बागी विधायकों में एक भय है। सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील द्वारा याचिका दायर किए जाने की चर्चा भी है। सभी 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। अब कांग्रेसी क्षेत्रों में अब एक अहम सवाल उठ रहा है कि आखिर किस वकील ने किसके कहने से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, क्योंकि महेश जोशी की पुरानी याचिका तो पहले ही प्रभावहीन हो चुकी है। तो फिर नए सिरे से इन विधायकों को कौन करना चाहता है टारगेट, ये एक अहम सवाल है। अब याचिका दायर करने वाले वकील और याचिका की प्रति लेने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और अभी तक 3 दिन पहले पीआर मीणा ने भी इस बारे में बाकायदा अजय माकन से चर्चा की थी और माकन ने उन्हें निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया था कि कोई चिंता की बात नहीं, यह आश्वस्त किया था अजय माकन ने। लेकिन अहम सवाल जरूर ये उठ रहा है कि कांग्रेसी क्षेत्रों में कि आखिर कौन है जिसने याचिका लगाई, किस वकील ने किसके कहने पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि इससे पहले महेश जोशी की पुरानी याचिका तो पहले ही प्रभावहीन हो चुकी है। तो फिर नए सिरे से इन विधायकों को कौन टारगेट करना चाहता है और इसी का भय इन 19 विधायकों को जरूर है। हालांकि इसे लेकर जब अजय माकन से भी बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि निश्चिंत रहे, ये आश्वस्त किया अजय माकन ने। आयकर विवरण के लिए अब बस 2 दिन और 10 जनवरी आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख। सामान्य करदाताओं के लिए आईटीआर की अंतिम तारीख है। अब आगे समय सीमा बढ़ने के आसार कम माने जा रहे हैं और अब तक पिछले साल की तुलना में कम ही आईटीआर जमा हुई है। आयकर विभाग के आधिकारिक डेटा से यह खुलासा हुआ है। 6 जनवरी तक देश में जमा हुई थी 5,16,71,318। तो वहीं पिछले साल 6 सितंबर को ये संख्या थी 5,65,14,894। इस आधार पर यह माना जा रहा है कि अंतिम 2 दिन में तेजी से यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 10 जनवरी अंतिम तारीख है आयकर रिटर्न भरने की और सामान्य करदाताओं के लिए आईटीआर की अंतिम तारीख है। आगे समय सीमा बढ़ने के आसार भी यहाँ पर कम ही माने जा रहे हैं। बर्ड फ्लू के साइड इफेक्ट। बर्ड फ्लू के चलते पशुपालन विभाग से प्रतिनियुक्तियां रद्द हुई हैं। पशुपालन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने इसे लेकर पत्र लिखा। विभाग के सभी अतिरिक्त व संयुक्त निदेशकों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग के जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं दूसरे विभागों में बर्ड फ्लू के कारण तत्काल प्रभाव से उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द की गई है। प्रतिनियुक्ति कर्मचारी जब तक विभाग में दोबारा नहीं संभालेंगे कार्यभार, तब तक उनका वेतन नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं। नए प्रतिनियुक्ति आदेशों में कार्य मुक्त नहीं करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो बर्ड फ्लू के साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिल रहे हैं। पशुपालन विभाग के जो भी कर्मचारी दूसरे विभागों में लगे हुए हैं, बर्ड फ्लू के कारण तत्काल प्रभाव से उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द की गई है। प्रतिनियुक्ति कर्मचारी जब तक विभाग में दोबारा कार्यभार संभालेंगे तब तक उनका वेतन नहीं बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं कि जब तक ये कार्यभार अपना नहीं संभालते इनका वेतन भी ना बनाया जाए। यह हम आदेश निकाले गए हैं। सरकार और किसानों के बीच बैठक बेनतीजा रही है। 15 जनवरी को फिर किसानों के साथ वार्ता होगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान आया। उन्होंने कहा कि बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका। किसान यूनियन के साथ आज सकारात्मक बातचीत हुई।
तीनों कृषि कानूनों पर बातचीत हुई है और आज चर्चा हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। कानून वापसी की मांग पर किसान अड़े रहे। किसान नेता हमें विकल्प नहीं दे पाए। बहुत से लोग कानून के पक्ष में हैं। किसानों के वैकल्पिक प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। हमने किसानों को विकल्प देने के लिए कहा था। सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है केंद्र सरकार और इस विवाद का समाधान भी जरूर होगा, जल्द से जल्द होगा। कई किसान संगठन नए कानून के पक्ष में हैं। अगली बातचीत में समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। 15 तारीख को फिर से एक बार वार्ता होगी। हालांकि आज की वार्ता को सकारात्मक जरूर कहा है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कि सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन हल कोई नहीं निकाल पाया, क्योंकि कोई और यहाँ पर कोशिश जरूर की गई, लेकिन विकल्प किसान भी नहीं दे पाए। जबकि किसानों से कहा गया था कि अगर कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है तो सरकार उस पर विचार करेगी। किसानों को विकल्प देने के लिए कहा था। सम्मानपूर्वक वार्ता केंद्र सरकार कर रही है और इस विवाद का भी जल्द समाधान निकलेगा और जरूर निकलेगा। कई किसान संगठन नए कानून के पक्ष में भी है। अगली बातचीत में समाधान की उम्मीद है, जो कि 15 जनवरी को है। आज फिर हुआ है रिश्तों का खून। सीकर में चचेरे भाई ने मासूम भाई की गला रेत कर हत्या की। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। 10 वर्षीय छोटे भाई की गला रेत कर हत्या की गई है। दांतारामगढ़ के करड़ गांव की एक घटना है। युवक ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो एक बार फिर से मामला इस तरह के आए जब रिश्तों का खून होता हुआ नजर आता है। सीकर में चचेरे भाई ने मासूम भाई की गला रेत कर हत्या की। महज 10 वर्ष का था छोटा भाई, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी। आपसी रंजिश इस वारदात को अंजाम देने की वजह बताई जा रही है। दांतारामगढ़ के करड़ गांव की यह घटना है। लंबित योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने जेडीए को महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं। 9 योजनाओं में जेडीए अपने स्तर पर मुआवजा दे सकेगा। प्रभावित खातेदार को उसी जोनल प्लान में ये मुआवजा दिया जा सकेगा। नगरीय विकास विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन खातेदार को अन्यत्र प्लान में मुआवजा दिया जाता है। अगर अन्य प्लान में दिया जाता विकसित भूखंड का मुआवजा, तो राज्य सरकार से स्वीकृति लेना यहाँ पर जरूरी होगा। तो कुछ पावर्स यहाँ पर जरूर दिए गए हैं। लंबित योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है, जहाँ राज्य सरकार ने जेडीए को महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं। 9 योजनाओं में जेडीए अपने स्तर पर मुआवजा दे सकेगा। ये जेडीए को अधिकार सरकार ने दिए हैं। प्रभावित खातेदार को उसी जोनल प्लान में ये मुआवजा दिया जा सकेगा। भूमि व संपत्ति निस्तारण नियमों में बदलाव किया गया है। नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है। मिडिल इनकम ग्रुप में यह संशोधन किया गया है। MIG A को 75 से 120 वर्ग मीटर तक आरक्षित दर पर, MIG B को 120 से 200 वर्ग मीटर आरक्षित दर के 105% पर आवंटन होगा। नाम हस्तांतरण करने पर 100 वर्ग मीटर पर 10 रुपए, 100 से 300 वर्ग मीटर पर 15 रुपए, 300 से 500 वर्ग मीटर पर 20 रुपए, तो वही 500 वर्ग मीटर से अधिक 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर देना होगा यहाँ पर शुल्क। ये शुल्क निर्धारित यहाँ पर कर दिया गया है। तो भूमि व संपत्ति निस्तारण नियमों में ये कुछ बदलाव किए गए हैं। नगरीय विकास विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए 4 जोड़ी चलेगी स्पेशल ट्रेनें। ओखा देहरादून ओखा उत्तरांचल एक्सप्रेस चलेगी। ओखा से 15 जनवरी से हर शुक्रवार सुबह 10 बजे, देहरादून से 17 जनवरी से हर रविवार सुबह 5:50 पर अहमदाबाद योगनगरी ऋषिकेश अहमदाबाद योगा स्पेशल चलेगी। अहमदाबाद से 11 जनवरी से हर सोमवार सुबह 10:55 पर यह ट्रेन चलेगी। वहीं ऋषिकेश से 12 जनवरी से हर मंगलवार दोपहर 2:50 पर यह ट्रेन चलेगी। तो हरिद्वार कुंभ मेले के लिए ये इंतजाम किए गए हैं, जहां 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन से जुड़ी हुई अहम खबर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल को छोड़ सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन हुआ है। देश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन का आज दूसरा फेज था, जो कि संपन्न हुआ। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की बाकायदा रिहर्सल हुई है। राजस्थान में 33 जिलों में कुल 102 सेंटर्स पर यह ड्राई रन हुआ है। जयपुर में आज 6 स्थानों पर ड्राई रन हुआ है। तो ये आज सफलतापूर्वक ड्राई रन संपन्न किया गया है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई अहम खबर, कुछ राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आज ड्राई रन संपन्न हुआ है। सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। दूसरा फेज संपन्न हुआ है आज कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन का। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की बाकायदा आज रिहर्सल हुई। राजस्थान की बात करें, यहाँ 33 जिलों में कुल 102 सेंटर्स पर ड्राई रन हुआ है। जयपुर में आज 6 स्थानों पर ड्राई रन किया गया।
ओवैसी की काट की तैयारी में है कागजी। जी हां, विधायक अमीन कागजी ने प्लानिंग बनाई है। ओवैसी की पार्टी का राजधानी में पैर पसारने का प्लान है। जयपुर के मुस्लिम बाहुल इलाके यहां टारगेट पर है, लेकिन अमीन कागजी ने अभी से प्लानिंग शुरू की है। कांग्रेस का सॉफ्ट मुस्लिम चेहरा है अमीन कागजी। रोजाना क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहते हैं कागजी। किशनपोल में रोजाना जनसुनवाई भी करते हैं। गैर मुस्लिम इलाकों में भी कागजी की पकड़ मजबूत हो रही है। निकाय चुनाव में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया था कागजी ने। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में प्रमुखता से इनका नाम भी चल रहा है और अब कहीं ना कहीं प्लानिंग जरूर कर रहे हैं अमीन कागजी। ओवैसी की काट की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी का राजधानी में पैर पसारने का प्लान है, जिस तरह की जानकारी भी मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ जयपुर के मुस्लिम बाहुल इलाके इनकी टारगेट में है। अमीन कागजी ने अभी से इसे लेकर प्लानिंग शुरू की है, क्योंकि कांग्रेस का सॉफ्ट मुस्लिम चेहरा है अमीन कागजी। रोजाना क्षेत्रीय जनता के संपर्क में रहते हैं। किशनपोल में रोजाना जनसुनवाई भी करते हैं अमीन कागजी। तो वही गैर मुस्लिम इलाकों में भी कागजी की अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ हो रही है। निकाय चुनाव के जो परिणाम है, अपनी क्षमता का लोहा भी इस दौरान अमीन कागजी ने मनवाया है। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में भी प्रमुखता से इनका नाम चल रहा है। झुंझुनू में एक अनार 100 बीमार। मंत्रिमंडल के लिए कई दावेदार हैं झुंझुनू से। 7 में से 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। 2 विधायकों रीटा और जितेंद्र को संगठन में एडजस्ट भी किया गया। अब 4 विधायकों में जबरदस्त फोड़ मची हुई है, लेकिन फिलहाल 2 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। राजकुमार शर्मा और राजेंद्र गुढ़ा का नाम यहां पर सबसे आगे। दोनों ही पहले बसपा से कांग्रेस में आकर मंत्री बन चुके हैं। शेखावाटी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा माना जाता है राजकुमार को। तो वही 3 बार चुनाव लड़ा है इन्होंने और तीनों बार जोरदार तरीके से जीत दर्ज की राजकुमार शर्मा ने। वही गुढ़ा को बसपा वाले कोटे का यहां फायदा मिल सकता है। तो होड़ तो यहां पर मची हुई है कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके, लेकिन 7 में से 6 विधायक है कांग्रेस पार्टी के। 2 विधायकों रीटा और जितेंद्र को संगठन में एडजस्ट भी किया जा चुका है। अब अगर होड़ मची है तो वो 4 विधायकों के बीच में है, लेकिन इन 4 में से भी फिलहाल 2 नाम है जो सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जिसमें राजकुमार शर्मा है और साथ ही राजेंद्र गुढ़ा। आखिर क्या होगा शेखावाटी के त्रिदेव का भविष्य? राजेंद्र पारेख, परसराम मोरदिया व दीपेंद्र सिंह की चर्चा है। तीनों ही लंबे समय से विधायक हैं, लेकिन अभी हाशिए पर हैं। न सत्ता में भागीदारी मिली है और न ही संगठन में जगह। 2 साल से अधिक समय से महज विधायक हैं ये तीनों ही नेता। पारेख व मोरदिया है गहलोत गुट के, दीपेंद्र पारेख खेमे के हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल के लिए भी कोई आश्वासन इन तीनों को नहीं मिला और ऐसे में अब राजनीतिक नियुक्ति की उम्मीद में ये तीनों नेता ही बैठे हैं कि अगर मंत्रिमंडल में जगह ना सही तो कम से कम राजनीतिक नियुक्तियां जो हो उसमें इनका नाम लिया जा सके। तो क्या भविष्य इन त्रिदेव का है, इसका इंतजार जरूर सभी को है। क्या मन ही मन उहापोह है? उन दिग्गजों के चेहरों से मुस्कान गायब है जो मंत्री बनने की दौड़ में थे, बन गए पीसीसी पदाधिकारी। रामलाल जाट, जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लाखन सिंह मीणा, रीटा चौधरी, वेद प्रकाश खुश नहीं है। इनमें से कुछ तो फोन पर भी बात नहीं कर रहे हैं। समर्थकों को समझाने में भी सर्दी में पसीने आ रहे हैं, जबकि राजनीति में कुछ भी संभव है। पीसीसी पदाधिकारी रहते हुए मंत्री ये बन सकते हैं, लेकिन पद क्योंकि मिल चुका है संगठन में, लेकिन इसके बावजूद भी खुशी इनके चेहरे पर नहीं है। मुस्कान इनके चेहरे से गायब हो चुकी है। जो मंत्री बनने की दौड़ में थे, लेकिन इन्हें पीसीसी पदाधिकारी बना दिया गया। अब ये चंद नाम है: रामलाल जाट, जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत मालवीय, लाखन सिंह मीणा, रीटा चौधरी, वेद प्रकाश, जो कि खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ये क्या किया? स्पाइस जेट एयरलाइन ने किशनगढ़ जाने वाले यात्रियों को जयपुर में उतार दिया और किशनगढ़ से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी। दरअसल आज सुबह किशनगढ़ में खराब मौसम से दृश्यता कम थी और ऐसे में हैदराबाद से पहुंची फ्लाइट SG 1006 लैंड नहीं हो सकी थी और डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंच गई थी। ये फ्लाइट 2 घंटे विमान में बिठाए रखा किशनगढ़ जाने वाले यात्रियों को और फिर कहा कि अब बसों से भेजा जाएगा किशनगढ़। वहीं किशनगढ़ से हैदराबाद जाने वाले यात्री वहां परेशान हो रहे हैं। खाली विमान को जयपुर से सीधे किशनगढ़ भेज दिया गया। तो लगातार यात्री यहां पर परेशान होते हुए नजर आए। किशनगढ़ जाने वाले यात्रियों को जयपुर में उतार दिया गया। किशनगढ़ से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। दरअसल हुआ ये कि आज सुबह किशनगढ़ में मौसम बहुत खराब था, कम दृश्यता थी और ऐसे में हैदराबाद से जो फ्लाइट पहुंची थी SG 1006 वो किशनगढ़ में लैंड ना हो सके और डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंच गई ये फ्लाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण बैठक, कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बैठक होगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार को शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर इस
इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक लेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बैठक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार को शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। और चलिए इसके साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।